बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई एडिफिकेशन बायोलॉजी लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड की हम टाइप को डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी दो टाइप हैं, आरएनए और डीएनए। आज हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है, व्हाट इज डिफरेंस between RNA and DNA। ऑप्शन ए है RNA is single stranded। ऑप्शन बी है RNA has यूरासिल। ऑप्शन सी है आरएनए कंटेन राइबोज शुगर। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। इसी तरह हम एमसीक्यूज नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 है, what is the backbone of DNA or RNA। ऑप्शन ए है पेंटोज शुगर। ऑप्शन बी है फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ऑप्शन सी है नाइट्रोजनस बेसिस। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो वहाँ आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो दो तरह के हैं, आरएनए और डीएनए। ये जिस चीज़ से मिलके बनते हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड का नाम देते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? दीज आर दी रिपीटिंग यूनिट्स डेट फॉर्म दी आरएनए या डीएनए। 3 मेजर सब्सटेंसेस हैं वो प्रेजेंट होती हैं। पहली इसके अंदर एक पेंटोज शुगर होती है। दूसरा जो है इसके अंदर एक नाइट्रोजनस बेस होती है। तीसरी जो चीज़ इसके अंदर होती है वो फास्फोरिक एसिड होता है। ये 3 चीज़ें मिलती हैं और मिलने के बाद क्या बनाती? न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। वो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ती हैं और जुड़ने के बाद क्या बनाती हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाती हैं। तो अगर हम बात करते हैं डीएनए की, डीएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। आरएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है उसको हम राइबोज शुगर का नाम दे रहे होते हैं। इसी तरह जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस भी 2 तरह की होती हैं। वो देख लेते हैं कि वो नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरह की कौन कौन सी हैं। नाइट्रोजनस जो बेसिस हैं, इसकी जो फर्स्ट टाइप है उस टाइप को हम नाम दे रहे होते हैं प्यूरीन्स। इसकी जो दूसरी टाइप है उसको हम नाम देते हैं प्रिमिडीन्स। जो प्यूरीन्स हैं ये हमारे पास एक डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरीन के अंदर आगे 2 बेसिस जो हैं वो आ जाती हैं। एक इसके अंदर एडेनिन आ जाती है, दूसरी इसके अंदर ग्वानिन आ जाती है। इसी तरह प्रिमिडीन जो है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती हैं। इसके अंदर 3 तरह की जो हैं वो बेसिस आती हैं। इसके अंदर थाइमीन आ जाती है, इसके अंदर साइटोसिन आती है, इसके अंदर जो नेक्स्ट बेस आ जाती है उसको हम यूरासिल का नाम देते हैं। अब डिफरेंस कहाँ पे है कि जो हमारे पास थाइमीन है ये सिर्फ डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है और यूरासिल जो है ये सिर्फ आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये 2 बेसिस हैं।
उसके बाद फास्फोरिक एसिड है, इसका जो तीसरा कंपोनेंट है। फास्फोरिक एसिड को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एज H3PO4। इसके अंदर क्या होता है कि फॉस्फेट जो है वो एक डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, बाकी ये 3 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है हाइड्रोक्सल के साथ। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से जो बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेंटोज शुगर बना लेते हैं। पेंटोज शुगर हमारे पास, क्योंकि हम कह रहे हैं राइबोज है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे हमारे पास 5 कार्बन शुगर होती है, यहाँ पे HCH2OH, ये इसका हमारे पास OH और H है। अब नॉर्मली क्या होता है, जो राइबोज शुगर होती है उसकी कार्बन नंबर 2 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर दे कौन, हाइड्रोजन, तो इसको हम डीऑक्सी कह देते हैं, क्योंकि इसमें से ये ऑक्सीजन जो है इसको रिमूव कर दिया जाता है। इस यहाँ पे आके अटैचमेंट हो जाती है नाइट्रोजनस बेस की, तो नाइट्रोजनस बेस कार्बन नंबर 1 के ऊपर आके लग जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आके बेस अटैच हो जाएगी। और कार्बन नंबर 5 के ऊपर आके अटैचमेंट हो जाती है किसकी, फास्फोरिक एसिड की। फास्फोरिक एसिड यहाँ पे आके बॉन्ड बनाता है, जो बॉन्ड बनाता है उसको हम एस्टर लिंकेज का नाम देते हैं। वो किस तरह से बनाता है वो हम देख लेते हैं। ये हमारे पास कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है और एक इसके साथ क्या है, हाइड्रोक्सल है। अब जब आना है उसने, तो वो आके बेसिकली यहाँ पे एक लिंक बनाएगा, एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा थ्रू फास्फोरस। तो इसके साथ ये फास्फोरस आके अटैच होगी, ये इसका डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोक्सल है, मीन एक हाइड्रोक्सल ने बॉन्ड बना लिया किसके साथ, इस फास्फेट ने हाइड्रोक्सल के थ्रू कार्बन के साथ एक एस्टर लिंकेज जो है बना रहा है। अब इसने एक साइड इसकी ये एलोंगेट होना शुरू हो जाएगी, एक साइड इसकी ये एलोंगेट होना शुरू हो जाती है। होती एलोंगेशन बेसिकली 3 प्राइम एंड से ही है, और क्योंकि ये कार्बन नंबर 3 है, अगर हम इसको नंबरिंग करें तो कार्बन नंबर हमारे पास 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है। क्योंकि कार्बन नंबर 3 इस साइड पे है, इसलिए हम इस रीजन को जो यहाँ पे इसकी साइड आ जाती है इसको हम कह देते हैं कि इसका 3 प्राइम एंड है, और इस एंड को हम कह देते हैं कि ये क्या है, 5 प्राइम एंड है। और जब फॉर्मेशन होती है डीएनए और आरएनए की, वहाँ पे हम कह रहे होते हैं कि इसका 3 प्राइम एंड कौन सा है, 5 प्राइम एंड कौन सा है। हमेशा जब न्यू बॉन्डिंग बनती है वो 3 प्राइम एंड के ऊपर ही बन रही होती है। तो इस तरह से 3 चीज़ें मिलती हैं, बेस, पेंटोज शुगर और एक फास्फोरिक ग्रुप मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद आरएनए या डीएनए बनाती हैं। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की जो जॉइनिंग है वो किस तरह से हो रही होती है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कि किस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट की क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे कर रहे होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड एस्टेब्लिश हो रहा होता है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ इसके साथ एक बेस लगी हुई है, एक पेंटोज शुगर है, और इसके साथ एक जो है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच है। फर्ज करते हैं कि हम इसके साथ जो बेस है वो यहाँ पे एडेनिन अटैच है, तो एडेनिन के साथ यहाँ पे हमारे पास एक राइबोज शुगर लगी हुई है, तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास एक न्यूक्लियोसाइड है जिसको हम एडिनोसिन का नाम देंगे। जब इसके साथ आगे एक फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा तो ये न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। जब न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होगी, जब इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, उस वक्त हम इसको कहेंगे कि ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। और इसके साथ हम इसको कहेंगे कि जब इसके साथ एक और फॉस्फेट आके अटैच हो जाएगा तो उस वक्त हम इसको नाम दे देंगे कि ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। इसी तरह से जब इसके साथ 3 फॉस्फेट आके लग जाएंगे तो उस वक्त हम इसको नाम दे देंगे कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी करेंसी के तौर पे जो मॉलिक्यूल एक्ट कर रहा होता है वो एटीपी है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका जो थर्ड फॉस्फेट है, जब उसकी ब्रेकडाउन होती है तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है, डेट इज अप्रॉक्सीमेटली 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है। अब हम देखते हैं कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस तरह से स्टैब्लिश होता है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड। हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरी न्यूक्लियोटाइड ये है।
ये इस न्यूक्लियोटाइड का ये 5 प्राइम एंड है, क्योंकि राइबो शुगर का जो 5 कार्बन है इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास पॉइंट जो है ये राइबो शुगर का 3rd पॉइंट है, तो इसलिए हम इसको 3 प्राइम एंड कहते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे एक बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाएगा, जिस बॉन्ड को हम नाम दे देंगे एस्टर लिंकेज। ये जो एस्टर लिंकेज स्टैब्लिश हो रहा है ये हो रहा है विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब वाटर की रिमूवल से ये स्टैब्लिश हो गया। अब हम इसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दोनों जो हमारे पास राइबो शुगर हैं इनको जोड़ने में, इन दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने में 2 एस्टर लिंकेज जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एक एस्टर लिंकेज हमारे पास ये है जिस एस्टर लिंकेज के थ्रू फास्फेट जो है इस राइबो शुगर के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा हमारे पास जो एस्टर लिंकेज है वो ये है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि फास्फो डाइएस्टर लिंकेज के थ्रू जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो जुड़ती हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले जो डीएनए है वो किस तरह से होता है। डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, और ये डीऑक्सीराइबोज जो है नाइट्रोजनस बेसिस के साथ मिलके डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड जो है वो बना रही होती है, क्योंकि हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड उस वक्त बनती है जब एक पेंटोज शुगर जो है एक नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलती है। तो जब गवानीन जो है वो डीऑक्सीराइबोज के साथ मिलेगी तो वो डी गवानोसिन बनाएगी, जब एडिनिन मिलेगी वो डी एडिनोसिन बनाएगी। इसी तरह जब थाइमीन मिलेगी वो डीऑक्सीमीन डी थाइमिडीन बनाएगी, और इसी तरह जब साइटोसिन मिलेगी तो वो डी साइटिडीन जो है वो बना रही होगी। तो इसके साथ जैसे जैसे फास्फेट ग्रुप आके अटैच होते रहेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनती रहेंगी। अब हम देखते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से है। एक एमसीक्यूज है, इफ द एडेनिन in DNA is 20%, then what will be the percentage of guanine? ऑप्शन हमारे पास एक ए है जी 20%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। एमसीक्यूज नंबर 2 है, हाउ मैनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट in one complete turn of DNA? ऑप्शन ए है जी 5, बी है 10, सी है 15, डी है 20। तो अब हम आ जाते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की तरफ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अरविंद चारगाफ। अरविंद चारगाफ ने 1951 के अंदर एक रूल इंट्रोड्यूस कराया। अकॉर्डिंग टू दिस रूल गवानीन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है किसके? साइटोसिन के। एडेनिन की कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है किसके? थाइमीन के। इसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए। पहले जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक मेथड जो है उन्होंने यूज़ किया जिसे हम कहते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। जो मेथड है उस मेथड को उन्होंने यूज़ किया फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। तो वो जो 2 साइंटिस्ट थे उनमें से पहले जो हैं वो रोजालिंड फ्रैंकलिन है, दूसरी जो साइंटिस्ट है इसके अंदर वो म्यूरिस विल्कन है। ये जो 2 साइंटिस्ट हैं इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन जो स्ट्रक्चर है वो तारफ किया। मीनवाइल 2 साइंटिस्ट जिनको हम वाटसन एंड क्रिक का नाम देते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसका स्केल मॉडल जो है वो बिल्ड कर लिया डीएनए का। जब इन्होंने डीएनए का स्केल मॉडल बिल्ड किया तो इनको स्केल मॉडल इन्होंने बिल्ड किया तो इन साइंटिस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो नोबेल प्राइज भी दिया गया। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक जो डीएनए है वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है,
और ऐसा एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर दो स्टैंड यानी कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्टैंड जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो हैं वो लिपटे होते हैं और एक दूसरे की मुखालफ सिमत में मूव कर रहे होते हैं। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो इसका अगर ये 5 प्राइम एंड है तो इसका ये क्या होगा 3 प्राइम एंड होगा। तो हमारे पास इसका ये 3 प्राइम एंड है, इसका ये 5 प्राइम एंड है। और इस दोनों जो स्ट्रक्चर हैं, जो दोनों स्टैंड हैं जो एंटी पैरेलल हैं, इनको होल्ड करने के लिए जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल जो गवानीन और साइटोसिन है इनके दरमियान में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है और जो एडेनिन और थाइमीन है इनके दरमियान में डबल हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो बॉन्ड है ये क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। और हमेशा एक डबल रिंग स्ट्रक्चर के सामने एक सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस आ रही होती है। ये डबल रिंग है, ये सिंगल है, ये डबल है और ये सिंगल है। क्योंकि ये एक डबल के सामने हमेशा एक सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस जो है वो आ रही है, इसकी वजह से जो डीएनए का डायामीटर है वो यूनिफॉर्म रहता है। और इसका जो डायामीटर है वो ऑलमोस्ट 2 नैनोमीटर के बराबर होता है। 2 नैनोमीटर के करीब हम कह रहे हैं इसका डायामीटर जो है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके कंप्लीट टर्न की बात करें तो इसका जो कंप्लीट टर्न है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आ रहा होता है। इसके कंप्लीट टर्न के अंदर 2 तरह की जो ग्रुप हैं वो बन रही होती हैं। एक ये ग्रुप बन रही है जिस ग्रुप को हम मेजर ग्रुप का नाम दे रहे होते हैं और इसके अंदर एक ये ग्रुप बन रही है जिस ग्रुप को हम माइनर ग्रुप का नाम दे रहे होते हैं। तो इस तरह मेजर और माइनर ग्रुप होती हैं। और नॉर्मली यहाँ से लेके इसके एक कंप्लीट जो टर्न होता है उसकी जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट 34 जो एंगस्ट्रम है उसके करीब होती है। और इसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड जो बेस पेयर हैं वो इस पूरे रीजन के अंदर आ रहे होते हैं। ये वो स्ट्रक्चर था जो इन साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी बेसिस के ऊपर इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो हमारे पास जो मुख्तलिफ 2 तरह के नॉर्मली सेल पाए जाते हैं। एक जो स्पीशी होती है उस स्पीशीज़ के जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उन तमाम सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ़ डीएनए है या नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है वो हमेशा सेम होते हैं। नॉर्मली सोमैटिक सेल के मुकाबले में जो जर्म लाइन सेल्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ़ डीएनए या नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो इसका जो कंपैरिजन है वो आपकी बुक के ऊपर दिया गया है कि जब सोमैटिक सेल्स के अंदर कितने और जर्म लाइन सेल के अंदर कितने % जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम आरएनए को इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।